अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी तक हमने जो टॉपिक्स पढ़े हैं वो पढ़े हमने डिज़ाइन ऑफ बीम्स और डिज़ाइन ऑफ स्लैब्स। अभी तक हमने जो भी दो एनालिसिस किए हैं वो दोनों थे फ्लेक्सर एनफोर्समेंट के या फ्लेक्सर डिज़ाइन थे। मतलब वो डिज़ाइन थे जो कि आपके मोमेंट के बेस पे करते थे। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे शेयर डिज़ाइन ऑफ दी बीम्स, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। लेकिन हम उस डिज़ाइन पढ़ने से पहले कि बाकायदा बीम्स को शेयर में हम किस तरह डिज़ाइन करते हैं, उसका प्रोसीजर क्या है, उसके स्टेप्स क्या हैं, उसको पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि आज के लेक्चर में कि शेयर बेसिकली होता क्या है और इसके एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस क्या हैं। इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल पढ़ेंगे और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसका डिज़ाइन के बारे में पढ़ेंगे। तो शेयर बेसिकली आपके पास है क्या कि शेयर आपके पास एक वो फोर्स है जो कि बीम्स में आपके पास एक्ट कर रही होती है, जो कि इंटरनल फोर्स है आपकी बीम के ऊपर। जब भी आपकी बीम के ऊपर लोड लगता है किसी भी बीम पे भी, चाहे वो सिंपली सपोर्टेड बीम हो या फिर आपके पास कैंटिलीवर बीम है, ओवरहैंग बीम है या कंटिन्यूस बीम है, तो उसके ऊपर ट्रांसवर्स लोडिंग आती है। तो ट्रांसवर्स लोडिंग की वजह से मतलब जो आपके ट्रांसवर्स मतलब जो आपकी ग्रेविटी में फोर्स एक्ट कर रही है, उसकी वजह से आपकी बीम में दो फिनोमेना एक्ट कर रहे होते हैं। एक्सटर्नली अप्लाइड लोड है, उसकी वजह से दो इंटरनली फिनोमेना उसमें एक्ट कर रहे होते हैं। एक उसमें क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट जनरेट होगा और दूसरा उसके अंदर शेयर फोर्स जनरेट होगा ड्यू टू अप्लाइड लोड की वजह से। तो बेंडिंग मोमेंट के अगेंस्ट हम जो डिज़ाइन किया जाता है उसे हम कहते हैं फ्लेक्सर डिज़ाइन, और ये हमने अभी तक जो आज तक पढ़ा है उसके हम फ्लेक्सर डिज़ाइन ही कहते हैं, क्योंकि उसमें हमने सारी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को देखते थे। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के अगेंस्ट जहाँ भी बीम पे करता था उसके अगेंस्ट हम बीम को डिज़ाइन करते थे। तो जो नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है जिसके अगेंस्ट हमें शेयर फोर्स है, दूसरा एक पैरामीटर है जो रोड के ऊपर या किसी बीम के ऊपर भी एक्ट कर रहा होता है, उसके अगेंस्ट हम उसका डिज़ाइन जो करते हैं तो उसे हम कहते हैं शेयर डिज़ाइन। और शेयर डिज़ाइन अपन किया जाता है अगेंस्ट शेयर फोर्स की। और शेयर फोर्स आपके पास है क्या? शेयर फोर्स आपके पास बेसिकली मतलब या मैथमेटिकली इसको देखें तो ये आपके पास होती है फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द मोमेंट। जो भी आप बीम की मूवमेंट ले रहे हैं आप उसका डेरिवेटिव ले लें, जब फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब इमीडिएटली उसको डेरिवेट करेंगे तो आपके पास शेयर फोर्स मिल जाएगी। तो अब इस तरह हमारे पास बीम के ऊपर जो आपके पास इंटरनली फोर्सेज एक्ट करेंगे तो कौन सी होगी? दो होगी। एक आपके पास मोमेंट हो गया, दूसरा उसके पास शेयर फोर्स एक्ट कर रही होती है। किसी भी जो आपके दोस्त दोनों इंटरनली फोर्स होते हैं बीम के हर पोर्शन पे या हर क्रॉस सेक्शन पे, चाहे आप वो सेक्शन बीम के स्पोर्ट्स पे ले लें या वे टू स्पोर्ट्स ले लें, ईच एंड एवरी एलिमेंट पे आपके पास शेयर फोर्स भी एक्ट कर रही होती है और उसके अगेंस्ट मोमेंट भी एक्ट कर रहा होता है। तो बेंडिंग मोमेंट की वजह से बेसिकली आपके पास क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेसेस क्रिएट होती हैं या फिर आपके पास नॉर्मल स्ट्रेसेस जनरेट होती हैं, जिसमें आपके पास पता है कंप्रेशन आपके पास कौन रेजिस्ट करता है कंक्रीट पे, क्योंकि कंक्रीट क्या होती है आपके पास स्ट्रांग होती है कंप्रेशन, और टेंशन आपको रेजिस्ट कर होता है स्टील बार्स, और वो स्टील बार्स में कौन सी रेजिस्ट करती है? जो बेसिकली आपके पास लॉन्गिट्यूडनल स्टील बार होती हैं या जो आपके पास मेन स्टील बार होती है, जो आप बीम का मतलब आप प्रोवाइड इसलिए करते हैं कि वो बेंडिंग मोमेंट को रेजिस्ट कर सके, जिनके अगेंस्ट आपका फ्लेक्सर डिज़ाइन किया जाता है। बेंडिंग डिज़ाइन की वजह से आपके पास क्या है, आपने एक रिक्वायर्ड अमाउंट या मिनिमम अमाउंट या जो आपके पास एवरेज वैल्यू होती है लॉन्गिट्यूडनल स्टील की, वो आपको बीम के अंदर प्रोवाइड करनी पड़ती है। शेयर फोर्स आपके पास क्या करती है? शेयर स्ट्रेस कॉज करती है, और इसी वजह से आपके पास ड्यू टू शेयर स्ट्रेस आपने शेयर डिज़ाइन हमें उसे इंडिपेंडेंटली करना पड़ता है। मतलब उसको आप कंपेरिजन टू द जो आपके पास बेंडिंग मोमेंट है या लॉन्गिट्यूडनल स्टील है उसके अगेंस्ट आप उसको डिज़ाइन नहीं कर सकते। इसके लिए आपको एक इंडिपेंडेंट डिज़ाइन करना पड़ता है शेयर फोर्स के अगेंस्ट। क्यों? क्योंकि आपके पास जिस बीम के अंदर जो शेयर फेलियर होता है वो आपके पास एक ब्रिटल टाइप का होता है। ब्रिटल मतलब सडन होता है कि आप कोई वार्निंग जनरेट नहीं करता कि कब बीम के अंदर कोई फेलियर आएगा, तो आपके पास इतना टाइम होगा कि आप बिल्डिंग को या किसी स्पेस को इवैक्यूएट कर सकें। मतलब जैसे ही एक शेयर क्रैक्स जनरेट हो या शेयर फेलियर, आप बिल्डिंग आपकी सडन कोलैप्स होगा आपके पास एकदम से। आपकी बिल्डिंग जो है छत आपका पूरा पूरा आपका क्या हो जाएगा, आपका एकदम ज़मीन बोस हो जाएगा। और इसी वजह से ये आपके पास डेंजरस भी होता है, क्योंकि अभी आपके पास एक सीरियस थ्रेट होता है आपकी लाइफ पे भी और आपकी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट भी। जैसे आपके पास कोई भी एक फिगर में देख रहे हैं कि ये कि आपके पास बीम के शेयर फेलियर हुआ बीम के अंदर,
तो उसमें क्या आपके पास पूरा एक साइड पे स्पैन जो है वो पूरा का पूरा आपके पास बिल्डिंग में, या एक साइड उसकी क्या है बिल्कुल नीचे आ गई है। तो अब आप उसके नीचे जो भी आपके पास फर्नीचर था, चाहे चेयर्स थी, टेबल्स थी, या कोई आपके पास खिड़की थी, या कोई और आपके पास इक्विपमेंट पड़ा हुआ था, या खुदा न खास्ता अगर यहाँ पर कोई इंसान भी बैठा हो तो उसको भी इतना मौका नहीं मिलता कि वहाँ से इस चीज़ को मूव आउट कर सके। तो बीम में क्या होता है, बिल्डिंग का फेलियर स्टार्ट हो जाता है। इसलिए हम जो शेयर डिज़ाइन करते हैं उसमें ऐसा रखा जाता है कि उसके पास एक शेयर स्ट्रेंथ होनी चाहिए, और शेयर स्ट्रेंथ की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल टू और ग्रेटर देन फ्लेक्सियर स्ट्रेंथ। कि फ्लेक्सियर स्ट्रेंथ से ज़्यादा इसकी शेयर स्ट्रेंथ होती है, क्योंकि ये आपके पास बिटर फेलियर होता है, आपको चांस नहीं देता। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि आपके पास क्या हो, पहले फ्लेक्सियर फेलियर और शेयर फेलियर बीम में अंदर ना हो। और इसको प्रिवेंट करने के लिए आपके पास वही है कि आपके पास जिसकी शेयर स्ट्रेंथ है, जो शेयर डिज़ाइन है, उसकी जो वैल्यू है वो आपके पास फ्लेक्सियर डिज़ाइन या फ्लेक्सियर स्ट्रेंथ से ज़्यादा होनी चाहिए। क्योंकि शेयर्स जो आपके पास एग्जिस्ट करती है वो सिर्फ आपके पास कंक्रीट करता है, और कंक्रीट का आपको पास पता है कि उसमें होता ही ब्रिटल बैरियर है। और दूसरी चीज़ हम जो एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर सकते हैं शेयर को रेजिस्ट करने के लिए, वो आप यूज़ कर सकते हैं स्टील स्ट्रैप्स। लेकिन स्टील स्ट्रैप्स की भी उतनी स्ट्रेंथ नहीं होती कि जो आपके पास मेन बार्स की या लॉन्गिट्यूडल बार जो आपके पास स्टील बीम के अंदर प्रोवाइड करते हैं उनकी होती है। इसी वजह से हम इसमें प्रेफर करते हैं कि आपके पास पहले उसके अंदर फ्लेक्सियर फेलियर है, बाद में आपके पास बेशक शेयर फेलियर भी आ सकता है, लेकिन जो फेलियर स्टार्ट हो बिल्डिंग के अंदर, ये जो क्रैक्स ओरिजिनेट हो वो आपके पास शेयर के ना हो। इसी तरह आपके पास जो शेयर स्ट्रेस, सबसे पहले हम एक अनक्रैक्ड सेक्शन में देख लेते हैं कि एक ऐसा सेक्शन जिसमें आपके पास टोटली अनक्रैक्ड, अभी इसमें तरफ क्रैक जनरेट ही नहीं हो रहा है। तो जब आपके पास फ्लेक्सियर स्ट्रेस होती है उसमें आपके पास क्या होगी, आपके पास जैसे आपको पता है कि फ्लेक्सियर क्या होगी, कंप्रेशन आपके टॉप पे होती है, बॉटम पे टेंशन होती है, और उसकी वजह से जो स्ट्रेस जनरेट होती है वो क्या होता है, आपके पास हॉरिजॉन्टल शेप में होती है। शेयर स्ट्रेस क्या होती है, वो बहुत कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे आप MS1 में भी पढ़ा होगा, तो उसमें आपके पास चारों साइड पे आपके पास या कोई आपके स्ट्रेस एलिमेंट है उसके केस पे आपने देखा होगा कि चारों कॉर्नर्स पे आपके पास शेयर स्ट्रेस जनरेट हो रही है। इसका मतलब क्या है कि शेयर स्ट्रेस आपके हर पार्टिकल के ऊपर एक्ट कर रही होती है, चाहे वो पार्टिकल के कंपोनेंट वर्टिकल भी हो सकते हैं और उसके कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं। इसी तरह कोई कंपोनेंट इंक्लाइंड है तो उसके ऊपर भी दो कंपोनेंट्स ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएंगे ड्यू टू इट्स एंगल, उसमें एक्स में भी कंपोनेंट बन जाएगा और फिर उसमें वाई के अंदर भी जनरेट हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो आपके पास ये इंक्लिनेशन आ जाएगी, और इसे हम कहते हैं इंक्लाइंड प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, जिसमें नॉर्मल स्ट्रेस आपके पास जीरो हो जाती है। बाकी फ्लेक्सियर का फार्मूला आप लोगों ने MS1 में भी पढ़ा होगा कि फ्लेक्सियर फार्मूला क्या होता है, MY/I, और शेयर स्ट्रेस का फार्मूला होता है आपके पास VQ/IP। इसमें V क्या होता है, आपके पास शेयर फोर्स होती है, Q आपके पास होता है फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया अबव फाइबर, फाइबर के ऊपर जो भी आपका फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया है, या इंडायरेक्टली आप उसको सेंट्रॉइड भी कहते हैं। B आपके पास क्या होता है, विड्थ ऑफ द मूवमेंट, और I क्या होता है आपके पास, इनर्शिया। जैसे आप फिगर में देख लें कि आपके पास फ्लेक्सियर एंड शेयर स्ट्रेस होंगी आपके पास, जो आपके पास किसी भी एक एलिमेंट के ऊपर एक्ट कर रही होती है। तो आपके पास एक मतलब ड्यू टू मूवमेंट की वजह से जो फोर्स एक्ट कर रही है उसे हम फ्लेक्सियर स्ट्रेस कहते हैं, और जो आपके पास शेयर फोर्स की स्ट्रेस एक्ट कर रही है उसे हम कहते हैं शेयर स्ट्रेस। जब उसको हम इक्विवेलेंट कंपोनेंट में या प्रिंसिपल स्ट्रेसेस में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास या टेंशन में आ जाएगी कंप्लीमेंट्स, या आपके पास कंप्रेशन में आ जाएगा। और जब बीम के ऊपर जितना भी लोड एक्ट कर रहा होता है वो उसका कोई ना कोई रिजल्टेंट कहीं ना किसी पोर्शन पे उसका रिएक्शन लाजमी आ रहा होता है। मोस्टली इसकी सपोर्ट्स पे, चाहे वो है ओवर हैंगिंग है, चाहे आपके पास सिंपली सपोर्टेड है, चाहे आपके पास कंटिन्यूस है। और इसी तरह जो आपके पास शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होती है एक बीम के ऊपर, वो आपके पास पैराबोलिक शेप में होती है। जितनी भी किसी भी बीम के ऊपर आप देख लें या उसको क्रॉस सेक्शन में आप देखें तो आपके पास जो शेयर स्ट्रेस होगी वो आपके न्यूट्रल एक्सिस पे या सेंट्रॉइड पे मैक्सिमम होगी, और जिस तरह आप न्यूट्रल एक्सिस से या सेंट्रॉइड से अवे मूव करते जाएंगे उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, टिल एक्सट्रीम मोस्ट फाइबर की शेयर स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, वहाँ पे जीरो हो जाती है। मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस सेंटर में होती है, एज अपोज टू बेंडिंग मोमेंट, जिसमें बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, सेंटर में मैक्सिमम होता है और एक्सट्रीम पे भी जाके उसकी वैल्यू सेम रहती है या मिनिमम नहीं होती यहाँ पे। इसी तरह प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं वो भी अपने पड़ी होंगी, कि जिसमें आपके पास सिग्मा एक्स होता है, सिग्मा वाई होता है, और दूसरा आपके पास वैल्यू होती है टा एक्स वाई। टा एक्स वाई बेसिकली आपके पास क्या होता है, शेयर फोर्स होती है, या आपके पास वही शेयर स्ट्रेस होती है। और उसको कैलकुलेट करने के लिए आपके पास अपने फार्मूलेज में और इंक्लिनेशन के लिए भी और उसकी शेयर फोर्स निकालने के लिए, जिसमें आपको पास पता है कि दो नॉर्मल प्रिंसिपल स्ट्रेसेस होती हैं, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई, जिसमें एक हमेशा आपके पास टेंशन में होगी तो दूसरी आपके पास किस में होगी,
कंप्रेशन में होगी, और ये मोस्टली आपके पास में इंक्लाइंड होती हैं एट एंगल ऑफ 45 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू न्यूट्रल एक्सिस, जिसे हम कहते हैं पॉजिटिव एक्सिस से। जनरली इनका एंगल क्या होता है, अराउंड 45 डिग्री होता है। और ये इंक्लिनेशन एंगल क्या होता है, चेंज होता है टॉप पे कंप्रेशन साइड पे भी और बॉटम साइड पे टेंशन आपके पास रीजन बन जाते हैं इसकी वजह से इंक्लिनेशन के बाद भी। तो उसी इंक्लिनेशन के बाद आपके पास टेम्परेचर भी रहेगी और टेंशन भी रहेगी। तो ये जो एंगल 45 डिग्री होता है जो आपके पास जनरेट हो जाता है, बेसिकली इस 45 डिग्री एंगल के अगेंस्ट ही हम अपना बीम के अंदर जो शेड डिज़ाइन करते हैं उसको करते हैं हम एट एंगल ऑफ 45 डिग्री। अब जो क्रैक्स का पैटर्न होता है, ये शियर स्ट्रेस की वजह से जो आपके पास किसी भी इंक्लाइन क्रैकिंग आ रही होती है सेक्शन में, तो उसमें क्या होता है कि आपके पास प्रिंसिपल स्ट्रेस जो ट्रैजेक्टरीज होती हैं, जो आपके पास बेसिकली प्रिंसिपल स्ट्रेस ट्रैजेक्टरीज हैं, वो आपके पास फ्लैट होती हैं टॉप पे, जिसे हम कहते हैं कंप्रेशन जोन पे, क्योंकि पता है कि टॉप पे क्या होता है, जहाँ पे लोड एक्ट करता है वहाँ पे कंप्रेशन होती है। तो ये आप फिगर में भी देख सकते हैं, ए में जैसे मोस्टली टॉप पे क्या है वो फ्लैट है, मतलब आपके पास सरफेस के बिल्कुल ये बीम के पैरेलल चल रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही वो आपके पास टेंशन जोन में आते हैं तो वो क्रैक्स क्या हो जाते हैं, डीप हो जाती हैं, मतलब वो आपके पास एक इंक्लाइंड हो जाते हैं, ये डायगोनल शेप में आ जाते हैं। और ये इंक्लाइन क्रैक्स होते क्यों हैं, ड्यू टू आपका उसके बाद दो फोर्स एक्ट कार्य होती हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब एक्सट्रीम फाइबर होगा तो वहाँ पे क्या शियर फोर्स एक्ट नहीं कार्य होती, सिर्फ आपके पास वहाँ पे फ्लैगी स्ट्रेस एक्ट कार्य होती है, जिसकी वजह से वो मोस्टली वो क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं। लेकिन जैसे ही वो एक्सट्रीम फाइबर से हम सेंटर की तरफ बीम के मूव करना शुरू कर देते हैं या टेंशन रीजन की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, तो एंगल इंक्लाइंड क्रैक्स जो होते हैं वो आपके पास इंक्लाइंड शेप में होना शुरू होते हैं, मतलब किसी न किसी एंगल पे जनरेट होना शुरू हो जाते हैं। और इसकी दो रीजन हैं, क्योंकि आपके पास वहाँ पे फ्लेक्चर फोर्स भी एक्ट कार्य होती है और आपके पास शियर स्ट्रेस भी एक्ट कार्य होती है, इन दोनों की कंबाइन होती है। जब दो चीज़ें कंबाइन हो जाती है जिसकी वजह से में एक इंक्लिनेशन एंगल बन जाता है। और फिर आपके पास वही है कि डायगोनल टेंशन इसमें जो होगी टेंशन साइड में वो आपने रेजिस्ट करनी है थ्रू वेब रेनफोर्समेंट के आपके पास, मतलब जो आपके पास जो भी मेन साइड पर रेनफोर्समेंट है उसके ऊपर आपने उसको रेजिस्ट करना है। जैसे कि आपके पास क्रैक्स हैं तो ये जितने भी डायगोनल क्रैक्स बीम के अंदर आ रहे होते हैं या किसी भी स्ट्रेस एलिमेंट में, तो उसमें क्या होंगे वो डायगोनल क्रैक्स कुछ शो कर रहे होते हैं कि आपके पास किस चीज़ की क्रैक्स हैं, शेयर फोर्स की वजह से क्रैक्स आपके पास जनरेट हो रहे हैं। इसी तरह अगर आप उस एवरेज शेयर स्ट्रेस की वैल्यूज़ को कैलकुलेट देखें तो आपके पास क्या होगी, एवरेज शेयर स्ट्रेस की वैल्यू के लिए आपके पास अपने फार्मूलेज हैं। स्ट्रेस ट्रैजेक्टरी को देखेंगे, शेयर फ्लो को आप देखेंगे, उसके बेस पे आप चेक करेंगे कि जो आपके पास एवरेज शेयर स्ट्रेस है वो एक ख़ास लिमिट से ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर उस लिमिट को उसने ब्रीच कर दिया तो उसमें क्या हो जाएगा, शेयर फेलियर आ जाएगा। इसलिए हम उसमें पहले शेयर एवरेज शेयर स्ट्रेस भी कैलकुलेट करते होते हैं, जिसकी वैल्यू क्या बन जाती है, शेयर स्ट्रेस की शेयर फोर्स ओवर एरिया। एरिया उसमें क्या होता है बीम के अंदर, बी डब्ल्यू बाय जे डी और डी डब्ल्यू बाय डी इन केस ऑफ ए सी आई। अब हमारे पास जो शेयर फेलियर के मैकेनिज्म होते हैं या उनके जो मोड्स होते हैं वो आपके पास कितने टाइप्स के होते हैं उसके बारे में हमारे पास डिफरेंट रिसर्च हुई है। उसके मुताबिक जो शेयर बिहेवियर है किसी भी बीम का, फोर्स कंक्रीट बीम का, और उसका एनालिसिस करना ये क्वाइट कम्प्लेक्स होता है। मतलब ये इतना सिंपल नहीं है कि जिस तरह आप बेंडिंग मोमेंट, किसी बेंडिंग मोमेंट को आप एनालाइज कर सकते हो या उसको डिज़ाइन कर सकते हो, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि इसमें वो डिफरेंट स्टडीज़ हुई हैं ये चेक करने के लिए कि आपके पास वहाँ पे मोड ऑफ फेलियर कहाँ पे आ रहा है बीम के अंदर शेयर फोर्स का, क्योंकि बीम का शेयर फेलियर है वो बीम के टॉप से भी जनरेट हो सकता है, बॉटम से भी हो सकता है, सेंटर से भी हो सकता है, लेफ्ट राइट, मतलब किसी टेंशन रीजन में, कंप्रेशन रीजन में, न्यूट्रल एक्सिस से कहीं से भी ओरिजिनेट हो सकता है। तो उसको ज़रा स्टडी करना और उस पर्टिकुलर फेलियर को आइडेंटिफाई करना ये थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड केस बन जाता है। कि समटाइम ये भी होता है कि मल्टीपल फेलियर होते हैं शेयर में भी जनरेट हो होते हैं, मतलब सेंटर से भी शेयर में फेलियर हो रहा होगा, साइड से भी शेयर में फेलियर हो रहा होगा, स्पोर्ट्स से भी हो रहा होगा। तो इसलिए उसको आइडेंटिफाई करना कि कौन सा ज़्यादा प्रोमिनेंट है या किस वजह से वहाँ पे फेलियर स्टार्ट हुआ है बेसिकली, तो उसको ज़रा चेक करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और जो मोस्टली बिहेवियर या फेलियर को हम रिलेट करते हैं वो आप किया जाता है स्पैन टू डेप्थ रेशियो के साथ, जिसे हम कहते हैं शेयर स्पैन टू डेप्थ रेशियो या ए बाय डी रेशियो से।
और इस रेशियो की बेस पे ही आपके पास जो हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ फेलियर मोड्स रिसर्चर्स ने आइडेंटिफाई किए हैं। पहले आपके पास आता है डायगोनल टेंशन फेलियर, सेकंड आपके पास आता है फ्लेक्सर शियर फेलियर और थर्ड आपके पास आता है डायगोनल कंप्रेशन फेलियर। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा इनको डिटेल में देखते हैं। पहला था हमारे पास डायगोनल टेंशन फेलियर। ये बेसिकली आपके पास जनरेट होता है ड्यू टू वेब शियर क्रैक्स में, या वो शियर फेलियर जो आपके पास वेब में आ रहा होता है, या जिसे हम कहते हैं बीम के सेंटर में आ रहा होता है। वेब शियर क्रैक्स आपके पास कहाँ पे अकर करते हैं? अराउंड न्यूट्रल एक्सिस। ये मतलब क्लोजली होंगे, न्यूट्रल एक्सिस के करीब करीब होंगे। कब होंगे? जब आपके पास शियर फोर्स बहुत ज़्यादा एक्ट कर रही हो और एज कम्पेयर टू बेंडिंग मोमेंट बहुत कम हो। जब लार्ज शेयर फोर्स एक्ट कर रही हो और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू बहुत कम हो, तो ये शेयर क्रैक्स जनरेट होंगे आपके पास अराउंड न्यूट्रल एक्सिस की वजह से। और इनका जो एंगल होता है शेयर क्रैक्स का, वो नॉर्मली 45 डिग्री ही होगा विद हॉरिजॉन्टल या पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और ये आपके पास मोस्टली जनरेट होंगे अराउंड, जिस तरह मैंने बताया कि न्यूट्रल एक्सिस के अगेंस्ट होंगे, मगर ये होंगे आपके पास मिड डेप्थ ऑफ द सेक्शन। इस सेक्शन के बिल्कुल मिड में से या उसके सेंटर में से ओरिजिनेट हो रहे होंगे। और ये आपके पास एक डायगोनल पाथ बनाते हुए और मूव करेंगे फ्रॉम कंप्रेशन टू टेंशन साइड पे। और ये अक्सर करते हैं मोस्ट एंड ऑफ द बीम्स। जब सिंपली स्पोर्टेड बीम्स होंगी तो ये मोस्टली आपके पास एंड ऑफ द बीम पे एक्ट करेंगे, और कंटिन्यूस बीम होंगी तो वो आपके पास ये एक्ट करेंगे एट इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स। इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स आपको पास पता होगा कि क्या होता है, कि वो पॉइंट होता है कि जहाँ पे आपके पास शेयर फोर्स की वैल्यू जीरो होती है। शेयर फोर्स की वैल्यू जीरो नहीं होती, मैक्सिमम होती है, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू जीरो होती है। जैसे आप ये फिगर में भी देख सकते हैं कि वेब शेयर क्रैक्स के हैं, ये खास बीम के अराउंड न्यूट्रल एक्सिस से जनरेट होते हैं और बीम के मोस्टली सेंट्रॉइड के करीब पहुंच के या उसके मिड डेप्थ जो कहते हैं उसके जनरेट होंगे एट एंगल ऑफ 45 डिग्री पे मूव करते हैं। और इसी तरह आप इसकी एक प्रैक्टिकल जो भी आपको लेबॉर्ट्री में कोई टेस्ट हो रहा था तो उसकी जो आइडेंटिफाई किया गया, तो उससे ये पता चला है कि बीम के ऊपर ये आपके पास लोड एक्ट कर रहा था, जो लोड असेंबली आपके पास, जिस तरह आपके पास यूटीएम है उस तरह उसके ऊपर से लोड एक्ट कर रहा होगा जो प्लेट से, तो वहाँ से जो क्रैक्स जनरेट हुए हैं वो एक डायगोनल मूव कर रहे हैं फ्रॉम कंप्रेशन टू टेंशन सरफेस की तरफ। तो ये हमारे पास क्या होगा? वेब शियर क्रैक्स हो, जिसे हम कहते हैं डायगोनल टेंशन फेलियर। सेकेंड हमारे पास था फ्लेक्सर शियर फेलियर, कि जिसमें हमारे पास फ्लेक्सर क्रैक्स की वजह से आपके पास फेलियर आता है। फॉर फ्लेक्सर शियर क्रैक्स टू अकर द मोमेंट मस्ट बी लार्ज। इसमें इस पर्टिकुलर फिनोमेना में क्या होता है, आपके पास बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू ज़्यादा होती है। कितनी ज़्यादा होती है? क्रैकिंग मूवमेंट से, क्रैकिंग मूवमेंट से भी ज़्यादा इसकी वैल्यू होती है फ्लेक्सर मूवमेंट की या बेंडिंग मूवमेंट की वैल्यू, कि जिस पॉइंट पे आपने बीम ने क्रैक करना है उससे ज़्यादा इसकी मूवमेंट की वैल्यू होती है। तो उससे क्या होगा कि आपके पास बेंड फ्लेक्चर में आपके पास क्रैकिंग स्टार्ट हो जाएगी, और उसके बाद उस क्रैकिंग को फर्दर एक मतलब शेयर में फर्दर प्रोलॉन्ग, उसके बाद जब इनिशियली आपके पास बेंडिंग मोमेंट में फेलियर आएगा या क्रैकिंग मूवमेंट आपके पास फ्लेक्चर फेलियर आएगा, उसके बाद आपके पास शेयर फेलियर वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। ये क्रैक्स भी आपके पास वही एट एंगल ऑफ 45 डिग्री पे रन करेंगे विद द बीम एक्सिस, और ये मोस्टली स्टार्ट होते हैं एट टॉप ऑफ द फ्लेक्चर क्रैक्स। मतलब इसमें यही होगा, पहले आपके पास फ्लेक्चर क्रैक्स जनरेट होंगे। फ्लेक्चर क्रैक्स आपको पता है कि ये मोस्टली होते हैं आपके पास बीम के ऊपर जो डायरेक्शन होती है ये नॉर्मली एट 90 डिग्री ओरिजिनेट हो जाते हैं टुवर्ड्स एक्सिस। और ये 90 डिग्री के बाद उसके बाद जो उसमें क्रैक्स जनरेट होंगे उसमें क्या होगा? शेयर के क्रैक्स जनरेट हो जाते हैं, क्योंकि आप जब पहला क्रैक आ जाता है उसके बाद शेयर भी आस्ता आस्ता स्लोली स्लोली डोमिनेट होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही शेयर साथ साथ डोमिनेट होगा तो उसमें एक्ट में क्रैक्स क्या होंगे? उसके बाद फ्लेक्चर शेयर क्रैक्स। इसलिए इन क्रैक्स को कहते हैं फ्लेक्चर शेयर क्रैक्स। मतलब पहले आपके पास शेयर क्रैक्स आ जाएंगे, फ्लेक्चर में क्रैक्स आ जाएंगे, और उसके ऊपर फिर टॉप में शेयर क्रैक्स स्टार्ट हो जाएंगे, और उनका एंगल भी वो क्या होगा? वही आपके पास 45 डिग्री का ही होगा। तो यही आपको फिगर में दिखाया गया। थर्ड टाइप हमारे पास जो फेलियर था वो था आपके पास डायगोनल कंप्रेशन फेलियर। ये क्रैक्स आपके पास जब आते हैं जब आपके पास शेयर फोर्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो, और ये आपके पास मोस्टली आपकी एक बीम की सरफेस पे आते हैं, और इसी वजह से हम इनको करेक्टराइज करते हैं बाय क्रशिंग ऑफ द कंक्रीट। जब क्रश हो रही होती है तो इससे पता चलता है कि ये आपके पास क्रैक क्या है, बहुत ज़्यादा
लार्ज फोर्स में। और ये आपके पास नॉर्मली उन बीम्स में करते हैं जो कि आपके पास हैवी शेयर के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा रेनफोर्स्ड होती है। ये आपके पास इस तरह के जो क्रैक्स होंगे, इसमें क्या होगा, कंक्रीट की क्रैशिंग होती है। और ये मोस्टली क्रैक्स आते हैं ड्यू टू जब आपके पास किसी बिल्डिंग में कोई आग लग जाती है या फायर कैच करती है, जिसे हम कहते हैं स्पॉलिंग। तो स्पॉलिंग की वजह से जो क्रैक्स आते हैं शेयर में, उन्हें हम कहते हैं डायगोनल कंप्रेशन फेलियर। क्योंकि टॉप पे हमारे पास कंप्रेशन होता है, तो ये क्रैक्स आपके टॉप सरफेस से ही वहाँ पे जनरेट होते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं डायगोनल टेंशन फेलियर। जब ऐसी कुछ ना कुछ पोर्शन आपके पास फायर रेजिस्टेंस की वजह से सीमेंट का कुछ ना कुछ कंक्रीट वहाँ पे क्रश हो जाएगी, तो वहाँ पे क्या होगा, वो एरिया कम हो जाएगा कंक्रीट का, जिसकी वजह से स्ट्रेस ज़्यादा जनरेट होंगी। जैसे ही वैल्यू स्ट्रेस की इंक्रीज करेगी तो वहाँ पे क्रैकिंग स्टार्ट हो जाएगी, और ये क्रैक फिर प्रोपोगेट करेगा टूवर्ड्स कंप्रेशन टूवर्ड्स टेंशन रीजन, और साथ साथ उसकी वैल्यू भी, क्रैक की वैल्यू या क्रैक की विड्थ भी इंक्रीज करती जाएगी। तो इस वजह से इन क्रैक्स को हम कहते हैं डायगोनल कंप्रेशन फेल। अच्छा, आपके पास फोर्सेस कौन कौन सी एक्ट कर रही होती हैं किसी भी बीम के ऊपर या क्रॉस सेक्शन के ऊपर? तो हम टॉप पे देखें तो आपके पास क्या होगा, सबसे पहले आपके पास शेयर फोर्स एक्ट करेगी। एक तो बेंडिंग मोमेंट एक्ट कर रहा होगा, बेंडिंग मोमेंट को भी हमने देखना नहीं, हमने सिर्फ देखने हैं शेयर फोर्स को। जो रोड की वजह से आपके पास शेयर फोर्स जनरेट होगी, तो उसको रजिस्ट करने वाली चार चीज़ें होंगी। सबसे पहले होगी कंक्रीट होगी, उसके अंदर रजिस्ट करने वाली, क्योंकि कंप्रेसिव फोर्स है, उसकी अपनी फोर्स आएगी। उसके बाद एग्रीगेट्स होंगे उसके अंदर, तो डिफरेंट एग्रीगेट्स होगी, उनके दरमियान क्या होगी, इंटरलॉकिंग प्रोड्यूस हुई होगी, तो वो उतना मौका ही नहीं देंगे कि आपके पास फोर्स की वैल्यू और क्रैक्स वहाँ पे इनिशिएट हो सके। दूसरी आपके पास क्या होती है, एग्रीगेट इंटरलॉकिंग फोर्स। तीसरी आपके पास होती है मेन स्ट्रीट प्रोवाइड किया होगा वहाँ पे, किसी जब भी डिज़ाइन की होगी तो एटलीस्ट मिनिमम मेन इन्फोर्समेंट तो वो लाजमी होगी, तो वो भी आपके पास एक क्या क्रैक्स को प्रिवेंट, मतलब इंक्रीज करने से उसकी वैल्यू क्या होगी, हैंडल करेगा, उसकी वैल्यू इलोंगेट नहीं करेगा, वहाँ से उसकी वैल्यू इंक्रीज नहीं करेगी। लास्ट फोर्स होती है हमारे पास डबल फोर्स, जो कि आप जिसे हम कहते हैं बेसिकली आपके पास शेयर रिइंफोर्समेंट, जो हम खुद प्रोवाइड करते हैं किसी भी बीम के अंदर टू रेजिस्ट शेयर क्रैक्स, और इसे हम कहते हैं डबल फोर्स भी कहते हैं। तो ये चार चीज़ें हैं जो आपके पास किसी भी क्रॉस सेक्शन में कंक्रीट में क्रैक होने से पहले उसमें जनरेट होती है, जो आपके पास जो भी शेयर फोर्स होगी उसको रजिस्ट कर रही होगी। एक आपके पास कंप्रेशन होगी, कंक्रीट होगी। सेकंड में एग्रीगेट इंटरलॉकिंग होती है, उसकी वजह से भी आपके पास क्रैक शेयर स्ट्रेंथ या क्रैक्स वहाँ पे वैल्यू की वैल्यू मतलब विड्थ इंक्रीज नहीं करती। थर्ड आपके पास स्टील बार्स होती हैं जो रजिस्ट कर रही होती हैं, जिन्हें हम डबल फोर्स भी कहते हैं। और चौथी आपके पास शेयर रेनफोर्समेंट भी होती है, जो कि आपके पास शेयर क्रैक्स को रजिस्ट करती है। ये हमारे पास चार डिफरेंट चीज़ें थी। इसी तरह अगर हम देखें कि शेयर इन्फोर्समेंट के बारे में अगर पूरी डिटेल में देखें, जिन्हें हम मोस्टली स्टिरअप्स कहते हैं, जो शेयर इन्फोर्समेंट के लिए आप स्टील वगैरह प्रोवाइड करते हैं, उसको हम कहते हैं रेन स्टिरअप्स। चाहे आपको स्टिरअप्स हम बीम में प्रोवाइड करें, चाहे हम उनको स्लैब्स में प्रोवाइड करें। और स्टिरअप्स की जो प्लेसिंग है, ये आपके पास डायगोनल टेंशन के अगेंस्ट हम इनको इंक्लाइन भी कर सकते हैं, मतलब किसी खास एंगल पे भी प्रोवाइड कर सकते हैं। बट मोस्टली जो ये शेयर स्टिरअप्स की वैल्यूज होती हैं, ये आपको इनको वर्टिकल ही बम प्रोवाइड कर देते हैं स्टिरअप्स में। और सम टाइम आपने कुछ मेन बार जो आपके पास चल रही होती है, लॉन्गिट्यूडनल बार या मेन इन्फोर्समेंट स्टील बार, उसको भी हम बेंट अप कर देते हैं फ्रॉम बॉटम टू टॉप टू प्ले द रोल ऑफ शेयर इन्फोर्समेंट और देन टॉप स्टील। मतलब पहले मेन बार चल रही होगी, उसको बेंट अप कर देंगे, तो उससे भी क्या होगा, आपके पास क्रैक को अगर वहाँ पे शेयर की क्रैक जनरेट हो रहा है तो उनको एक हैंडलेस मिलेगी, वो वहाँ से एक्सक्यूट उनकी वैल्यू या विड्थ ऑफ क्रैक वहाँ पे इंक्रीज नहीं करेगी। तो इसको अगर हम ग्रामेटिकली या फिगर वाइज देखें, तो जब सपोज आपके पास ये एक बीम है जिसके अंदर एक क्रैक आ गया, तो अब इस क्रैक को रजिस्ट करने के लिए कोई ना कोई ऐसी फोर्स होनी चाहिए जिससे हम इन क्रैक्स को आपस में इसकी वैल्यू को बढ़ने से रोक सकें। तो उसके लिए हम शेयर इन्फोर्समेंट एक तो क्रैक के इंक्लाइन भी प्रोवाइड कर सकते हैं, मगर इन इंक्लाइन प्रोवाइड करने के लिए आपके पास इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा आती है, दूसरा आपके पास लेबर भी ज़्यादा चाहिए, तीसरी आपके पास इतनी एक्सपर्टीज भी नहीं होती, जो चौथा ये इकोनॉमिकल भी नहीं होता। तो इसलिए हम मोस्टली
दूसरा आपके पास होता है कि आप क्रैक्स को वर्टिकल शेयर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दें। इस तरह हम अपने देखते हैं कि फील्ड में हमारे पास प्रोवाइड की जाती है स्ट्रेप्स वगैरह। तो आप इस क्रैक के ऊपर जब आप इन बिटवीन ये डिफरेंट पोर्शंस पे आप स्टील प्रोवाइड कर देंगे तो उससे क्या होगा कि वहाँ पे क्रैक की वैल्यू, वहाँ पे उसको एक रेजिस्टेंस फोर्स मिल जाएगी। तो उससे क्या होगा, उसकी वैल्यू क्रैक की मजीद वहाँ पे क्रैक एक्सक्यूट नहीं करेगा। जिस तरह आपको वैसे ही है कि जैसे हम कपड़े को पेवर लगा देते हैं, तो ये वैसे ही है कि जैसे हम उस कंक्रीट को सी देते हैं। ये था मैं आपको जो बता रहा था कि बेंट अप बार क्या करते हैं, मेन फोर्स स्टील चल रहा है, कुछ बार जो आपके पास रिक्वायर्ड है मेन स्टील की वो चल रही होंगी, उसके बाद आप सेंटर में से या मिनिमम जो आपके पास एक नेगेटिव स्टील आपने प्रोवाइड किया हुआ है उन बार्स को आप क्या कर देंगे, बेंट अप कर देंगे। जब बेंट अप करेंगे बार्स को तो उससे भी क्या होगा कि आपके पास ये इनडायरेक्टली एक्ट करेंगे एज अ शेयर एनफोर्समेंट के तौर पर। तो इनको भी हम बार्स को समटाइम मोस्टली साइड पे इनको बेंट अप की भी किया जाता है। और इसी वजह से आपने साइड पे देखा होगा कि फील्ड में अंदर आपको चेयर्स भी प्रोवाइड की जाती हैं, तो वो भी बेसिकली आपके शेयर इन्फोर्समेंट को ही प्रोवाइड रेजिस्ट कर रही होती है। बट मोस्टली आजकल जो यूज़ की जा रही है वो क्या किया जा रहा है, वो आपको उसमें स्टिरप्स ही प्रोवाइड करते हैं वर्टिकली। बेंट अप बार्स बहुत रेयर केस में करते हैं, या फिर उस केस में करते हैं कि जब आपने बार्स को या स्टिरप्स को अपनी जगह पे होल्ड करके रखना है, क्योंकि स्टिरप को होल्ड करने के लिए भी आपको एक खास कुछ ना कुछ ऊपर टॉप पे असेंबली होगी तो वो रजिस्ट करेगा। रिंग ऐसे ही अपने आप ऊपर स्टिरप का वहाँ पे ना क्लोज होगा ना वहाँ पे ऊपर, क्योंकि जैसे ही उसके ऊपर कंक्रीट ऊपर आप पोर करेंगे तो उसको क्या होगा, वो बेंड डाउन हो जाएगा या अपनी प्लेस पे नहीं रहेगा। तो उसको अपनी इस पे अगर रोकने के लिए भी आपको वहाँ पे टॉप पे कुछ ना कुछ बार्स चाहिए। तो इसी वजह से या फिर आप वहाँ पे मिनिमम शेयर इन्फोर्समेंट प्रोवाइड कर देते हैं, या फिर आपके पास वही एक मेन बार्स को बेंट अप कर देते हैं, तो उससे भी आपको एक सपोर्ट मिल जाती है जिससे आप स्टेप्स को अपनी जगह पे होल्ड करके रख सकते हैं। आप इनकी टाइप्स ऑफ स्टेप्स पे आ जाएं तो आपके पास डिफरेंट फिनोमेनाज हैं, डिफरेंट मतलब लेआउट्स हैं। आपके पास वन लेग स्टेप्स भी हो सकती हैं, बिल्कुल आप जिसके एंड पे हो जो हुक्स हैं जो आपके हैंगर बार पे प्रोवाइड करें वो एट 90 डिग्री भी हो सकती हैं। दूसरा आपके पास एट एंगल ऑफ 45 डिग्री भी उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। 135 एंगल से भी उनको बार्स को बेंड अप कर सकते हैं, मतलब हुक्स को। इसी तरह आप अगर आप इनको अगर आपके पास ये दो लेग्स आ रही हैं, मतलब क्रॉसिंग हो रही है स्टेप्स की, तो आपके पास क्या हो जाएगी, ये दो लेग स्टेप्स हो जाएंगी। अगर आपके पास सिर्फ एक ही बार है मेन इन्फोर्समेंट की टॉप पे भी और एक ही बॉटम पे, तो आप उसको एक सिंगल बार से भी या सिंगल लेग स्टेप से भी इसको आपस में कंबाइन या कन्फाइन कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप फोर लेग स्टेप्स है तो उसको भी आप क्या कर सकते हैं कि मेन अंदर वाली बार्स को एक अलग स्टेप प्रोवाइड कर दें और आउटर बार्स को एक सेपरेट स्टेप प्रोवाइड कर। इस तरह का टी बार है तो उसके लिए क्या हो जाएगी, आपके पास ऑप्शन है कि कोई भी असेंबली आप यूज़ करते हैं, जिस तरह ये फोर लेग स्टेप्स है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह आप मेन इन्फोर्समेंट चल रही है उसके बाद आप टू लेग स्टेप्स प्रोवाइड कर दें, या टॉप से आप बिल्कुल एक सेपरेट बार प्रोवाइड कर दें क्लोज करने के लिए। या आप तीसरा केस यही है कि आपके पास डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड कर दें इन बिटवीन स्टेप्स, बट ये मोस्टली रिकमेंड नहीं की जाती। और इसी तरह आपको दोनों साइड पर अगर पास कंटिन्यूस बीम्स हैं तो उस केस में भी आप कर सकते हैं, टॉप पे आप एक एक्स्ट्रा डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करके या एक्स्ट्रा स्टील प्रोवाइड करके वहाँ पे रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर सकते हैं शेयर रेनफोर्समेंट। तो ये डिफरेंट लेआउट्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं फील्ड के अंदर। ये आपके पास सारे एक्सेप्टेबल होते हैं अकॉर्डिंग टू साइट कंडीशंस और अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन और रिक्वायरमेंट ऑफ इसकी शेयर इन्फोर्समेंट आपको कितनी प्रोवाइड करनी है, तो अकॉर्डिंगली आप इसको सिलेक्ट करते हैं। क्योंकि अगर 2 लाख स्टेप्स होगी तो उसकी वैल्यू ऑफ शेयर इन्फोर्समेंट डिफरेंट आएगी, अगर 3 लाख होगी तो उसकी डिफरेंट आएगी, 4 लाख के लिए और उसकी वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी शेयर इन्फोर्समेंट की। अच्छा, अगर नेक्स्ट हम देखें कि शेयर स्ट्रेस ट्रांसफ़र कैसे होती है आरसी बीम्स में, तो जो भी आपके पास डायगोनल क्रैक्स होंगे वो आपके पास बीम्स में बिल्कुल वैसे ही आएंगे जैसे आपने शेयर इन्फोर्समेंट वहाँ पे प्रोवाइड नहीं की। मतलब क्रैक ने वहाँ पे जनरेट होना ही होना है, इरिस्पेक्टिव कि आपने वहाँ पे शेयर इन्फोर्समेंट प्रोवाइड की है लोड रजिस्ट करने के लिए या नहीं की। तो इसलिए जो भी आप अगर आपने प्रोवाइड भी की हुई है तब भी वहाँ पे क्रैक्स जनरेट होंगे। सिर्फ फ़र्क क्या होगा कि जब आपने शेयर इन्फोर्समेंट प्रोवाइड की हुई है तो
ये अपना काम करना स्टार्ट कर करेगी जब उसमें क्रैक्स जनरेट हो जाएंगे। तो क्रैक जब जनरेट होगा तो उसमें क्या होगा कि शेयर इन्फोर्समेंट में आपके पास उसको जो शेयर फोर्स जनरेट होगी शेयर क्रैक्स की वजह से उसको रजिस्ट करेगी शेयर इन्फोर्समेंट। तो जितनी भी शेयर फोर्स की वजह से जब शेयर फोर्स रजिस्ट हो जाएगी तो उससे क्या होगा कि बजाय फर्दर आपके पास शेयर क्रैक्स जो भी होंगे वो एग्जीक्यूट वहाँ पे नहीं करेंगे या उनकी वैल्यू इंक्रीज वहाँ पे नहीं करेगी। जब जैसे ही शेयर क्रैक वहाँ पे जनरेट होगा तो सिर्फ से क्या होगा कि लिटिल शेयर बहुत कम वैल्यू ऑफ शेयर जो भी वो आपके पास ट्रांसफर होगी अक्रॉस द क्रैक, मतलब क्रैक से एक पोर्शन से लेके दूसरे पोर्शन की तरफ, unless the web reinforcement is used to bridge the gap when such reinforcing is apparently give the piece of concrete। और इससे दूसरा फायदा क्या होता है कि जो डिफरेंट पीसेस ऑफ कंक्रीट हैं ये उनको भी आप आपस में शेयर एनफोर्समेंट को एक जगह पे होल्ड करके रखती है, मतलब वहाँ पे स्पॉलिंग नहीं होगी। स्पॉलिंग नहीं होगी तो आपके पास कोरोजन वगैरह के चांस नहीं होंगे या उस वहाँ पे शेयर फेलियर के या स्ट्रेस ट्रेजेक्ट्री वहाँ बनने के चांस नहीं होता। तो जो क्रैक्स ने तो आना ही आना है, उसको तो आप रोक ही नहीं सकते, जैसे आपके पास जो मर्जी कर लो। और ना ही ऐसा कोई परफेक्ट बिल्डिंग या कोई ऐसा स्लैब वगैरह या बीम वगैरह आप बना सकते हो जिसमें क्रैक्स बिल्कुल ना है। हाँ, हम उनको मिनिमाइज कर सकते हैं क्रैक्स को, और शेयर क्रैक्स को मिनिमाइज करने का एक ही तरीका है, वो यही है कि आप उसमें अंदर शेयर इन्फोर्समेंट प्रोवाइड कर दो। अब इस शेयर इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करने के फायदे क्या हैं या उनके एडवांटेजेस क्या हैं। सबसे पहले क्या है कि जो स्टिरप्स होती हैं ये आपके पास शेयर, जितना भी आपके पास क्रैक के ऊपर आपके पास शेयर फोर्स होगी सारी उसको कैरी कर लेंगी, मतलब उसको रजिस्ट कर लेंगी सबसे पहले। दूसरा इससे क्या होगा कि एग्रीगेट इंटरलॉकिंग जो होगी उसके इनहेंस हो जाएगी या उसको प्रमोट किया जाएगा फर्दर, मतलब उसको स्ट्रेंथन कर देगी एग्रीगेट इंटरलॉकिंग फोर्स को। तीसरा ये होता है कि ये कोर ऑफ द कंक्रीट क्या उसको कंफाइन कर देती है, मतलब कंक्रीट आपकी एक कंफाइनमेंट जैसी होता है जैसे आप एक डब्बे में कोई चीज़ पैक कर दें, तो उससे क्या होगा कि आपके पास कंक्रीट की स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी और उसकी ड्यूरेबिलिटी भी और डक्टिलिटी भी इंक्रीज कर जाएगी। और तीसरा ये होता है कि लॉन्गिट्यूडनल बार्स जो हैं उनको भी एक कन्फाइनमेंट मिल जाती है। कन्फाइनमेंट मतलब उनको एक कवर मिल जाता है, और इससे क्या होता है कि बीम के स्प्लिट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। लास्ट फिफ्थ वन इसका होता है, जो लास्ट वन है वो क्या है कि कंक्रीट के पीसेस को किसी भी क्रैक पोर्शन के अगेंस्ट उसको होल्ड करके अपनी जगह पे ये रख सकती है। उससे क्या होगा कि ये प्रिवेंट करेगी क्रैक को फर्दर प्रोपोगेशन से इनटू द कंप्रेशन रीजन। और जब तक क्रैक आपका प्रोपोगेट और कंप्रेशन रीजन तक नहीं जाता वहाँ से शेयर फेलियर स्टार्ट नहीं होगा। और शेयर फेलियर ही ज़्यादा डोमिनेंट होता है, मतलब या ज़्यादा डेंजरस होता है लाइफ के लिए भी और प्रॉपर्टी के लिए भी एज कम्पेयर टू फ्लैगियर फेलियर या फिर आपके पास फ्लैगियर क्रैक्स जो होते हैं। अच्छा, ये तो थी हमारी कुछ बेसिक थ्योरी कि जो हमारे पास शेयर डिज़ाइन हम मतलब करने से पहले मैं चाह रहा था कि आपको पता हो कि शेयर बेसिकली शेयर फोर्स होती क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेलियर क्या हैं या उसके अंदर मोड्स ऑफ फेलियर्स क्या होते हैं, और इसी तरह आपको पास पता हो कि इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं शेयर इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करने के, या कोई मैकेनिज्म है हमारे पास कि हम शेयर अटैक्स को रोकें या ना रोकें। तो इसलिए मैंने कहा पहले इसको थोड़ा सा थ्योरी के बारे में आप इसको बारे में स्टडी कर लें। अब इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो आपके पास होगा डिज़ाइन ऑफ शेयर एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ बीम से करेंगे। ओके, थैंक यू। अब इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।